नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख पहली वीडियो है। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना, यानी कि पहेली को क्यों शामिल किया जाता है बच्चों की किताबों में, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर मैं एक पहेली आपसे पूछूं कि कितने महीने ऐसे होते हैं जिसमें 28 दिन होते हैं, तुरंत आप में से बहुत से लोगों ने उत्तर सोच लिया होगा कि केवल एक महीना। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे ये पूछा कि कितने महीने ऐसे होते हैं जिसमें 28 दिन होते हैं। मैं ये नहीं बोला कि केवल 28 दिन, बल्कि 28 दिन। तो सभी महीनों में 28 दिन होते हैं ना। अगर मैं आपसे बोलता कि केवल 28 दिन कितने महीनों में होते हैं, तब आपका उत्तर एक सही होता। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कितने ऐसे महीने हैं जिसमें 28 दिन होते हैं, तो टोटल 12 महीनों में 28 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पहेली जो होता है वो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए मजबूर करता है, चिंतन करने के लिए मजबूर करता है। और यही जब बच्चों की पाठ्यपुस्तक में पहेलियों को शामिल किया जाता है तो बच्चे कहीं ना कहीं चिंतन करते हैं और इसकी वजह से उनका जो माइंड होता है वो शार्प होता है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि कक्ष का परिवेश जीवंत और मित्रवत बनाता है। जीवंत और मित्रवत कहने का मतलब कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। देखिए, केवल पहेली और वर्ग पहेली एक ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम लोग फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना सके। अगर आप बच्चे से इंटरेक्शन भी करते हैं, जैसे कि कुछ प्रश्न पूछते हैं, वो उसका जवाब दे रहा है, तो भी तो ये इंटरेक्टिव क्लास हो गया, जीवंत हो गया ना। तो क्या ये जरूरी है कि केवल पहेलियों के माध्यम से जीवंत बनाया जाए? नहीं, उसके लिए कई और भी तरीके हैं। तो यहां पर हमें स्पेसिफिक जवाब देना है। यही सीटेट के पेपर की खूबी है कि आपको स्पेसिफिक जवाब देना होता है। यहां पर जीवंत बनाने के और भी अन्य तरीके हैं, केवल पहेली एकमात्र तरीका नहीं है। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा विकल्प देखिए, उन्हें कुछ आनंददायक घटकों के साथ पाठ्य पुस्तक को समझने में सहायता करता है। तो देखिए, जब मैं आपसे पहेली पूछा हूं तो ये पहेली आपको चिंतन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि पाठ्य पुस्तक में कोई अलग से चैप्टर है तो आप इस पहेली के माध्यम से उस चैप्टर को समझ जाएंगे। नहीं, ये आपको सोचने की शक्ति आप में डेवलप करेगा ये पहेली, ना कि आपको पाठ्य पुस्तक को समझने में मदद करेगा। तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों में प्रवाहपूर्ण संप्रेषण की योग्यता विकसित करता है। देखिए, संप्रेषण का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे कोई पहेली पूछा, जैसे अभी जस्ट मैंने पूछा था, तो क्या ये इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा? नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल डेवलप तभी किया जा सकता है जब आप किसी से इंटरेक्शन करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, बातचीत करेंगे। बिना बातचीत, बिना इंटरेक्शन, बिना कम्युनिकेशन के आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं किया जा सकता। तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प केवल बचा। देखिए, पहला विकल्प देखिए ध्यान से, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक को अंग्रेजी में क्रिटिकल बोला जाता है, और चिंतन यानी थिंकिंग, बच्चों में यह क्रिटिकल थिंकिंग की योग्यता को विकसित करता है। यही बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप, मतलब कि आप एक टीचर हैं किसी स्कूल में और आपकी कक्षा में एक ऐसा बच्चा है जो कि देख नहीं सकता, तो उस बच्चे को आप किस प्रकार से एज ए टीचर ट्रीट करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। पहला विकल्प दिया गया है, उस बालक के साथ सहानुभूति भरा व्यवहार करेंगे, यानी उसको सहानुभूति देंगे। देखिए, वो उसमें एक शारीरिक विकार है कि वो देख नहीं सकता है। अब अगर हम लोग उसको दया भाव से देखेंगे तो उसके मन में ये कहीं निगेटिविटी ना फैल जाए कि मेरे अंदर कुछ कमी है, क्योंकि जब आप किसी से सहानुभूति दिखाते हैं तो अगले बंदे को लगता है कि हाँ, मेरे में कुछ कमी है, इस वजह से लोग मेरे से सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो उसमें निगेटिविटी आ सकती है इस सहानुभूति की वजह से। इस वजह से यह विकल्प हमारा नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, बालक को अन्य बच्चों की तुलना में निम्न स्तर के निष्पादन की छूट देंगे, ये भी विकल्प निगेटिव है। देखिए, आप एज ए टीचर ये कह रहे हैं कि बच्चा देख नहीं सकता, इसलिए अगर वो कम भी परफॉर्मेंस दे रहा है स्कूल में अन्य बच्चों की तुलना में, तो उसको उस प्रकार से छोड़ देंगे कि ठीक है, तुम देख नहीं सकते, तुम कम परफॉर्मेंस दो। देखिए, बच्चा देख नहीं सकता, उसका माइंड कमजोर नहीं है। बच्चा और अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर उसको सही तरीके से ट्रीट किया जाए। कहने का मतलब कि इंफॉर्मेशन को वो देख करके केवल रिसीव नहीं कर पाएगा, तो आप उसको अन्य माध्यम से इंफॉर्मेशन को रिसीव कराइए। वो जब ब्लैक बोर्ड पर नहीं देख पाएगा तो आप उसको श्रव्य साधन के माध्यम से इंफॉर्मेशन को रिसीव कराइए। उसके लिए कुछ ब्रेल लिपि जैसी जिसको छू करके वो महसूस करे और उसके माध्यम से इंफॉर्मेशन को रिसीव करे, इस प्रकार से व्यवस्था करिए। क्योंकि समावेशी शिक्षा तो यही कहती है ना कि
बालक में किसी भी प्रकार से विकार है, सबको एक साथ लेकर के चलना है बिना किसी भेदभाव के। तो यहां पर जब बच्चे में कोई एक शारीरिक विकार है कि वो दृष्टिबाधित है, तो उसको अन्य माध्यम से इंफॉर्मेशन को रिसीव कराया जा सकता है और उसका माइंड कमजोर नहीं है कि उसको कम परफॉर्मेंस पर ही आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल निगेटिव है, ये गलत है। कहने का मतलब कि आप उस बच्चे को कम आंक रहे हैं कि अगर वो नहीं देख सकता तो वो कम परफॉर्मेंस देगा। ये उस बच्चे के साथ कहीं ना कहीं आप नाइंसाफी कर रहे हैं कि वो केवल देख नहीं सकता तो आप उसको कम परफॉर्मेंस के लिए आंक रहे हैं। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे। ये भी बिल्कुल निगेटिव है। जब भी आप किसी दूसरे बच्चे की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको और ज़्यादा अपंग और ज़्यादा अपाहिज बना रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा आपके ऊपर निर्भर हो जाएगा। जिस प्रकार से आप जैसे उसके क्लास में जो बच्चे हैं उसको अगर कुछ हेल्प करते हैं तो निश्चित तौर पर वो उस बच्चे पर धीरे धीरे निर्भर होने लगेगा कि हर बात के लिए वो उसे सोच खोजेगा कि कोई आकर के मेरी हेल्प कर दे। तो ये कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ गलत हो रहा है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे। देखिए, बच्चे के साथ जब सामान्य व्यवहार करेंगे तो उसके अंदर अगर कोई कमी भी है तो उसे ये लगेगा कि मैं तो सामान्य हूं, दूसरे बच्चों के साथ उन्हीं के तरीके से मुझे भी ट्रीट किया जा रहा है, यानी कि अन्य बच्चे जिस प्रकार से नॉर्मल है मैं भी नॉर्मल बच्चा हूं। उसमें इससे होगा क्या कि बच्चे में पॉजिटिविटी आएगी। और कहीं ना कहीं देखिए, यहां पर श्रव्य सामग्री का यूज करने की बात कही गई है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि बच्चा केवल इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पा रहा है ब्लैक बोर्ड पर देखकर या फिर किसी भी चीज को देख करके, तो आप उसको अन्य माध्यम से इंफॉर्मेशन को रिसीव कराइए, श्रव्य सामग्री के माध्यम से, ब्रेल लिपि के माध्यम से। यही तो बस उसमें कमी थी कि इंफॉर्मेशन को वो देख करके रिसीव नहीं कर पा रहा, तो उसको सुना करके रिसीव कराइए। ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। भाषा शिक्षक यानी कि आप लैंग्वेज के टीचर हैं और बच्चे का असेसमेंट करना है, तो किस प्रकार से आप किस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना, यानी कि कहा यह जा रहा है कि हर सप्ताह केवल बच्चे का आप टेस्ट ले रहे हैं और उसके रिपोर्ट कार्ड में उसको मेंशन कर रहे हैं। क्या ये प्रैक्टिकली सही है? नहीं सही है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है। यानी बच्चे जो कुछ भी गतिविधि कर रहे हैं, आप कक्षा में जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, उसी दौरान आपको उसका मूल्यांकन करना है कि बच्चे सीख पा रहे हैं अथवा नहीं। आप सप्ताह भर का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा दिया और एक अगले दिन दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, उसके बाद से तीसरे दिन तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार से सप्ताह भर में आपने 7 कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। अब जब बच्चे का 7वें दिन जब आप परीक्षा लेंगे तो हो सकता है पहले कॉन्सेप्ट में ही उसको दिक्कत हो, तो अब तो बच्चा पिछड़ गया ना, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट दूसरे कॉन्सेप्ट वो समझ ही नहीं पाया होगा। इसलिए बोला जाता है कि जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं उसी दौरान बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए कि बच्चा सीख पा रहा है अथवा नहीं। यहां पर औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा की बात की जा रही है, इसलिए यह निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे। देखिए, यह विकल्प हमेशा निगेटिव होता है जब किसी अवधि के अंत में परीक्षा लेना। इसका मतलब यह हुआ कि वार्षिक या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा की बात की जा रही है। आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं जो कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन ये कहता है कि कक्षा के दौरान ही बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए, ना कि सिर्फ साल भर में एक बार। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, भाषा के अभ्यास में वृद्धि विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य देने के रूप में दत्त कार्य देना। यानी कि आप सिर्फ बच्चे को क्लास वर्क और होमवर्क करा रहे हैं, उसको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, उसका मूल्यांकन ही नहीं कर पा रहे हैं आप सही से, केवल आप उसको जबरदस्ती का होमवर्क और क्लास वर्क थोपे जा रहे हैं। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए, मान लीजिए कक्षा में आप कोई गतिविधि करा रहे हैं, तो उस गतिविधि के दौरान जैसे मान लीजिए कि आप बच्चों को अंताक्षरी खिला रहे हैं, तो बच्चा उस पर्टिकुलर वर्ण को सुन करके उसके आधार पर वाक्यों को बना पा रहा है या नहीं, ये भी एक गतिविधि हो गई। और इसके माध्यम से आप बच्चे के भाषा के बारे में आकलन कर सकते हैं, ठीक है। और अन्य माध्यम से भी, जैसे कि मान लीजिए बच्चा सही से उच्चारण कर पा रहा है या नहीं, उसके बाद से कहीं
कभी उसका लिखित परीक्षा लिया जाए तो उसमें उसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि भाषा के 4 कौशल होते हैं ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो उसका व्यापक मूल्यांकन करना है, यानी 360 डिग्री पूरा संपूर्ण मूल्यांकन करना है, केवल एक पक्ष की बात नहीं करना है। इसीलिए बोला गया कि विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना। ये जितनी प्रकार से आप गतिविधि करेंगे या फिर जितने भी अलग अलग तरीके से डेटा को कलेक्ट करेंगे, उतना ही उसका सर्वांगीण विकास अच्छे तरीके से होगा। यानी आगे देखिए, तथा उसे शिक्षार्थियों को उनके माता पिता के साथ साझा करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न निगेटिव सेंस में, तो उत्तर भी हमारा निगेटिव वाला विकल्प ही होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि यह एक ऐसा सृजनात्मक एवं कलात्मक अधिगम वातावरण प्रदान करती है जिसमें बच्चे अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे कि छोटे बच्चों के किताबों में ज़्यादा से ज़्यादा चित्र दिए गए रहते हैं। क्यों? क्योंकि चित्र जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे प्रत्यक्ष, एनसीएफ 2005 एक महत्वपूर्ण प्रावधान और महत्वपूर्ण बात यह कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके पढ़ाना है। बच्चे अपने परिवेश में कुत्ते, बिल्ली, ये सभी चीज़ों को देख रहे हैं और जो चित्र वो देखते हैं कहीं ना कहीं वो अपने परिवेश से कोरिलेट कर पाते हैं, इसलिए वो उसके प्रति ज़्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। चूंकि पॉजिटिव है इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था, तो ये उत्तर गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि यह एक ऐसा बाल केंद्रित वातावरण प्रदान करती है जिसमें अमूर्त संकल्पनाएं पठन सामग्री चित्रों द्वारा सांकेतिक रूप से दर्शाई जाती हैं। अब देखिए, बच्चे को ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है। बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है? ए फॉर एप्पल, अ से अनार, आ से आम पढ़ाया जाता है। तो बच्चे के लिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए आम या फिर सेब, एप्पल, ये सभी चीज़ें अमूर्त होती हैं, क्योंकि बच्चा मूर्त अवस्था में देखी गई चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाता है। अब उसको अमूर्त चीज़ को, क्योंकि सेब तो उसके कक्षा में है नहीं फिजिकल तौर पर, इसलिए उसके पाठ्य पुस्तक में बड़ा सा सेब का एक चित्र बना दिया गया रहता है और बच्चा इससे कोरिलेट करके ए फॉर एप्पल सीखता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो चित्र था, रंगीन चित्र था, जो ये एक्चुअली में जो सेब था उसको इस चित्रों के माध्यम से सांकेतिक रूप से दर्शाया गया है, जिससे बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं को समझ पाए। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। ठीक है, चलिए तीसरा दिया गया, यह साक्षरता अभ्यास के साथ साथ भाषा अर्जन के लिए संदर्भ प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि बच्चा पढ़ता है अ से अनार, आ से आम। आ से क्या पढ़ा बच्चा? बच्चा पढ़ा आ से आम पढ़ा। अब देखिए, बच्चा अपने परिवेश में आम को देखा हुआ है। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी जब बच्चा पहली बार 6 साल का होगा तब वो प्राइमरी में जाएगा, यानी कक्षा 1 में जाएगा। कक्षा 1 में 6 साल में वो जा रहा है, तो कभी ना कभी तो वो आम खाया होगा अपने जीवन में। यानी कि बच्चा जब आम का चित्र देखता है तो वो इसे मूर्त अवस्था में देखा हुआ है, पहले अपने परिवेश में देखा हुआ है। और एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जो कुछ बच्चे परिवेश में देखे हुए हैं उससे कोरिलेट करके जब पढ़ाया जाता है तो उनका अधिगम जो होता है वो अर्थपूर्ण होता है। अब बच्चा इस आम से कोरिलेट कर पा रहा है, इस अक्षर को, इस वर्ण को। यही हमसे बोला जा रहा है कि भाषा अर्जित कर पाते हैं बच्चे इससे संदर्भ लेकर के, यानी इससे कोरिलेट करके। तो ये भी बात तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गई, लेकिन प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब 3 विकल्प पहले ही गलत हो चुके, एक ही विकल्प बचा, ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि यह पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी है तथा कक्षावार पाठक या विद्यार्थियों के रूप में पाठक से जुड़े अभ्यास से मुक्त है। तो यह बात तो बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि बच्चों के पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें दी गई हैं, आप प्राइमरी का कोई भी बुक उठा करके देख लीजिए, प्लेवे का कोई भी बुक उठा करके देख लीजिए, उनके बुक में भी रंगीन चित्र और बड़े बड़े अक्षर लिखे गए रहते हैं। और ये कह रहा है कि उनके पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी है, जबकि उनके पाठ्यक्रम में भी ये रंगीन चित्र दिए गए हैं। ठीक है, और कहा यह जा रहा है कि उनके अभ्यासों से मुक्त है। तो ये बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में जो रंगीन रंगीन चित्र दिए गए रहते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अभ्यास दिए गए रहते हैं। वो अभ्यास से मुक्त नहीं होता है, बल्कि अभ्यास युक्त होता है। इसलिए ये विकल्प निगेटिव है, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। यानी कि देखिए, बच्चा जब प्राइमरी में पहली बार जाता है तो उसके घर में हो सकता है भोजपुरी बोली जाती हो और वो हिंदी भी बोल लेता है, यानी कम से कम 2 भाषाएं तो वो जाना, इसके अलावा भी अन्य भाषाएं वो जान सकता है। यानी एक से अधिक भाषा के ज्ञान के साथ वो विद्यालय आ रहा है, तो वो ये चीज़ उसको किस में मदद करेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। देखिए, कोई भी एक ऐसा विकल्प जो कि केवल नंबर पाने तक या फिर पास या फेल होने तक सीमित करे, वो
विकल्प हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि शिक्षा का उच्चतम उद्देश्य ये होता है कि हम जो कुछ भी विद्यालय में सीख रहे हैं अपने व्यवहार में उसको उतार पाएं और समाज में उसको परिलक्षित कर पाएं, ना कि ज़्यादा नंबर ले आएं। क्योंकि आपका लक्ष्य केवल ज़्यादा नंबर लाना थोड़ी है। आप लोगों ने देखा होगा यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड का जब रिजल्ट घोषित होता है तो 98%, 99% वाला बालक नंबर तो ला लेता है, लेकिन कुछ साल बाद आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतर केस में ये देखा गया है कि जो ज़्यादा नंबर लाया हुआ है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता है, जबकि जो कम नंबर लाया होता है वो आगे जाकर के बहुत अच्छे पोस्ट पर, डीएम ये सब, आईएएस ये सब क्वालिफाई करके अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस बच्चे ने केवल अपना ध्यान नंबर पाने पर केवल संकुचित कर दिया है। केवल नंबर पाना ही उसका उद्देश्य था, बाकी के अन्य एक्टिविटीज पर वो ध्यान ही नहीं दिया। तो केवल नंबर पाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कुछ भी हम विद्यालय में सीख रहे हैं वो हम अपने एक तरीके से व्यवहार में परिलक्षित कर पाए, ये शिक्षक का उच्चतम उद्देश्य होता है। तो केवल अधिक नंबर प्राप्त करना, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, अन्य विद्यार्थियों के साथ ना जुड़ने तथा संवेदनशील होने में। देखिए ये विकल्प निगेटिव है। जब बच्चे को एक से ज़्यादा भाषा आ रहा है तो हो सकता है कि उस विद्यालय में कोई अन्य राज्य से आया हुआ बालक हो। तो अगर एक बच्चे को हिंदी भी आती है, पंजाबी भी आती है, उर्दू भी आती है, भोजपुरी भी आती है, तो कहीं ना कहीं पंजाब से आया हुआ बालक है, तो जाहिर सी बात है जब वो उनकी भाषा को जान रहा है तो उसमें इंटरेक्शन कर पाएगा, यानी वह उससे जुड़ सकता है। जबकि विकल्प क्या कह रहा है कि ना जुड़ने में, तो ये विकल्प तो वैसे ही निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में। देखिए संस्कृति को समझने में तो उसको हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर वो भाषा को जान रहा है, बोलना जान रहा है, तो हो सकता है कि उस भाषा को बोलने वाले कुछ लोग उसके मोहल्ले में रह रहे हो, जो कि उनकी रीति रिवाज अलग हो सकती है। जैसे कि कोई पंजाबी परिवार है और कोई यूपी का परिवार है, तो पंजाबी लोग लोहड़ी और ये सभी चीज़ें त्यौहार मनाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यूपी वाला बालक भी उनके त्योहारों से जान पहचान उसको होगी, यानी संस्कृति के बारे में वो समझेगा। लेकिन राष्ट्र के रीति रिवाज के बारे में वो नहीं जानेगा। ये उनकी संस्कृति तक तो ठीक है, लेकिन राष्ट्र के रीति रिवाज का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो जाएगा, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। देखिए नोम चॉम्स्की ने यह बताया था कि बच्चे के अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जो कि बच्चे को किसी भाषा को अर्जित करने में मदद करती है, साथ ही साथ उसे अन्य भाषाओं को भी सीखने में मदद करती है। क्यों मदद करती है? क्योंकि अन्य भाषाओं के ग्रामर लगभग कॉमन है। आप देख लीजिए, हिंदी में आप संज्ञा पढ़ते हैं, उसी को अंग्रेजी में नाउन पढ़ते हैं। हिंदी में आप सर्वनाम पढ़ते हैं, उसी को अंग्रेजी में प्रोनाउन पढ़ते हैं, यानी कि ग्रामर लगभग सेम है, बस नाम उसका अलग अलग होता है। तो ये अन्य भाषाओं को सीखने में कहीं ना कहीं मदद करती है, और यही बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 3 के विद्यार्थियों की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि, मतलब कि एज ए टीचर आपने कुछ त्रुटि को देखा बच्चों की कॉपी में, और क्या महसूस करेंगे एज ए टीचर आप, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए, कहा यह जा रहा है कि बच्चे लापरवाह हैं और इसलिए वे त्रुटियां करते हैं। देखिए कोई भी ऐसा विकल्प जो कि बच्चे को कमतर आके उनको लापरवाह बताए, ये हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत जिज्ञासु होते हैं, नई नई चीज़ों को सीखने में उनकी रुचि होती है। तो बच्चे लापरवाह कभी भी नहीं होते। ये जो भी विकल्प ऐसा बोले वो हमेशा निगेटिव हो जाता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं, इसलिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही है, दंड नहीं दे रही है। देखिए ये विकल्प, दंड तो आप वैसे भी नहीं दे सकते। एनसीएफ 2005 की बात करें तो वो दंड को पूरी तरीके से निषेध कर चुका है। आप बच्चे को मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते एज ए टीचर, तो दंड की जो भी बात करेगा वो विकल्प निगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद से चौथा देखिए, एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब कि एज ए टीचर ये कहा जा रहा है कि बच्चे अगर कोई गलती कर रहे हैं तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। मान लीजिए आपने कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया और बच्चे उस कॉपी में अगर उसको लिख रहे हैं और कॉन्सेप्ट सही नहीं लिख पा रहे हैं, तो क्या आप उसको इग्नोर कर देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट जो कि उस पर डिपेंडेंट है, जाहिर सी बात है जब बच्चा इस कॉन्सेप्ट को ही गड़बड़ कर रहा है तो आगे वाले कॉन्सेप्ट को भी गड़बड़ करेगा। तो आप अगर उसकी गलतियों को आज इग्नोर कर रहे हैं तो कल वो और इससे भी बड़ी गलती दोहराएगा, तो ये इग्नोर नहीं किया जा सकता, निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम की संकेतक है। देखिए कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि बच्चे अपने
त्रुटियों के भी माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग पिछले बार भी सीटेट की परीक्षा में आवेदन किए होंगे, लेकिन एक आध नंबर से रुक गए होंगे। तो आपने कुछ गलती की जिसकी वजह से आप असफल रह गए। अब जब इस बार आप सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट पता है कि पिछली बार मैंने ये गलतियां की थी, ये त्रुटियां की थी जिसकी वजह से मेरा सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो आपने जो गलतियां की थी एटलीस्ट आपको कुछ सीखने को तो मिला उससे। यानी बच्चे अपनी गलतियों से भी सीखते हैं और ये जो गलतियां होती हैं वो बिल्कुल स्वाभाविक होती हैं, और इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। क्योंकि बच्चे अगर कुछ नया सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है गलती करेंगे ही करेंगे। अधिगम की परिभाषा ही ये कहती है कि बच्चे के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम बोलते हैं। जब बच्चा प्रयास करेगा तो प्रयास या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है, यानी या तो वो सफल होगा या तो असफल होगा, यानी त्रुटि तो होगी ही होगी, ये तो स्वाभाविक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में। ध्यान से समझिएगा, ले वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बच्चे सामाजिक रूप से एक दूसरे से इंटरेक्शन करके अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, तो ले वाइगोत्स्की के इस स्टेटमेंट को ध्यान में रख करके आपको उत्तर ढूंढना है। पहला दिया गया है, अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठें और कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। अब जब वाइगोत्स्की साहब ये खुद कहते हैं कि बच्चे इंटरेक्शन के माध्यम से ही सीखते हैं, तो एज ए टीचर हम उनको अलग क्यों करेंगे? अलग करने से तो बच्चा सीख ही नहीं पा रहा है ना। तो एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम बच्चे को सिखाएं, ना कि उनको सीखने से रोकना थोड़ी है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, ऐसी पाठ योजना बनाए जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल ना की जाए। देखिए यहां पर भी इंटरेक्शन करने से बच्चों को रोका जा रहा है, इसलिए यह भी विकल्प निगेटिव हो गया वाइगोत्स्की के अनुसार। तीसरा विकल्प देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। देखिए दंड तो हमेशा नेगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और पुरस्कार आपको लग रहा होगा कि ये पॉजिटिव है, ये भी कुछ हद तक नेगेटिव होता है। कैसे? आपको एक उदाहरण से मैं समझाता हूं। आपके घर में अगर 2 से 3 साल का बच्चा होगा जिसमें अभी नैतिकता नहीं है, आप उसे बोल करके देखिएगा बेटा एक गिलास पानी ला दो, वो नहीं लाएगा। लेकिन तुरंत अगर आप बोलें कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा, वो तुरंत भाग करके जाएगा और एक ग्लास पानी ला करके आपको देगा। आपको क्या लग रहा है कि वो आपके कहने से आपको पानी ला करके दिया था? नहीं, वो पुरस्कार के लालच में पानी लाया था कि अगर मैं पानी लाऊंगा तो उसे एक चॉकलेट मिलेगा। लेकिन कभी ना कभी तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसका चॉकलेट से मन भर जाएगा, यानी कि उस पुरस्कार से उसका मन भर जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आप लाख उससे बोलते रहिए कि बेटा ग्लास पानी ला दो, वो नहीं लाएगा क्योंकि वो पुरस्कार के लालच में पानी ला रहा था। यानी कि एक समय के बाद पुरस्कार भी काम नहीं करता है बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, एक्सटर्नल पुरस्कार। ठीक है, इसलिए यह विकल्प हमेशा नेगेटिव होता है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, जोड़े समूह कार्य के लिए योजना बनाए ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर पाए। यह सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, क्योंकि बच्चे को जब ग्रुप में आप काम करने के लिए देंगे, समूह में काम करने के लिए देंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्शन करेगा, अंतःक्रिया करेगा, बातचीत करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। और यही तो वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ले वाइगोत्स्की के अनुसार बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए? यानी कि एज ए लैंग्वेज टीचर आप कौन सा तरीका अपनाएंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थी को कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में स्वीकारना। यानी कि जो कम्युनिकेशन में अच्छा है, जो कि फ्लुएंटली बोल पा रहा है, उसको आप ये मान करके चलेंगे कि ये अनुकरण कर रहा है, किसी का अनुकरण कर रहा है, यानी कि ये एज ए टीचर हमारी बातों को फॉलो कर रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव है। अगर कोई बच्चा धारा प्रवाह नहीं बोल पा रहा है तो आप उसको इग्नोर थोड़ी करेंगे, या फिर उसको ये थोड़ी कहेंगे कि ये अनुकरण नहीं कर रहा है या फिर ये सीख नहीं पा रहा है, ये सभी चीज़ें। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि एक बच्चा अगर धारा प्रवाह बोल ले रहा है और दूसरा नहीं बोल पा रहा है तो आपको सबको साथ लेकर के चलना है। ऐसा नहीं है कि धारा प्रवाह को आप लेकर के आगे बढ़ जाएंगे और पीछे वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कक्षा हेतु कुछ कठोर नियम बनाना, सुनिश्चित करना कि उनका कड़ाई से पालन हो। देखिए कोई भी विकल्प जिसमें कठोर नियम की बात करें वो हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें एक ही कक्षा में शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा बालक भी है, यानी दृष्टिबाधित बालक भी हो सकता है, श्रवण बाधित बालक भी हो सकता है जो सुन नहीं सकता, इसके अलावा पैर से विकलांग बालक भी हो सकता है, इसके अलावा
जो अधिगम अक्षमता से जुड़े जूझ रहे बालक होते हैं, जैसे कि आपका डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया से जुड़े बालक हो सकते हैं, तो आप सभी के लिए एक नियम नहीं बना सकते, एक कठोर नियम नहीं बना सकते। अब आप ये नियम बना दीजिए कि सबको मैं मौखिक तरीके से पढ़ाऊंगा, तो जो सुन नहीं सकता वो आपकी बातों को कैसे रिसीव करेगा। इसलिए समावेशी कक्षा में जो कठोर नियम वाला विकल्प होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। चौथा विकल्प देखिए, यह सुनिश्चित करना कि भाषा की कक्षा में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कठिन परिश्रम करना है। तो यह विकल्प निगेटिव है, क्योंकि आप बच्चे पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते। सुविधा वंचित कहने का मतलब कि जो गरीब तबके से बच्चा आया हुआ है, आप उसको जबरदस्ती मेहनत करा रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा उस पर बोझ डाल रहे हैं, कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। तो बच्चा नेचुरल इन्वायरमेंट में ही सीखेगा, ज़्यादा प्रेशर में वो और ज़्यादा कमजोर हो जाएगा, मतलब कि वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि जैसे ही आप उस पर कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेशर डालेंगे तो उसका मन जो है वो धीरे धीरे हटने लगेगा पढ़ाई से। इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, यह सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृत एवं महत्व दिया जा रहा है। यह सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, ध्यान समझिएगा। अब जैसे सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से कोई आया हुआ बालक है, कोई गरीब तबके से आया हुआ बालक है, या फिर पहली बार स्कूल आ रहा है, तो आप उस बच्चे को यह फीलिंग दीजिए कि आप भी इस कक्षा के हिस्सा हैं और उसे भी महत्व दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं उसमें स्वीकृति की भावना आनी चाहिए कि मुझे इग्नोर नहीं किया जा रहा है, मैं भी इस कक्षा का पार्ट हूं। जब बच्चे को यह महसूस होने लगेगा, तब कक्षा में जो कुछ भी एक्टिविटी कराई जाएगी, बच्चा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेगा, और जितना ज़्यादा वो हिस्सा लेगा, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जितना इंटरेक्शन करेगा वो उतना ही अच्छे तरीके से सीख सकता है। तो ये विकल्प सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे एक बार पढ़ लेते हैं, चाहे वह किसी भी भाषा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता हो। तो ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव, और यही इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है? बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि बच्चे अपनी प्रारंभिक भाषा जो है, जो उनकी मदर टंग है, उससे शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे विद्यालय की औपचारिक भाषा और अन्य भाषाओं के संपर्क में आएंगे। क्योंकि हो सकता है कि एक ऐसा विद्यालय जिसमें अन्य राज्यों से आए हुए बालक भी हो सकता है उसमें यूपी का भी बालक हो तो उसकी मदर टंग हिंदी हो सकती है, हो सकता है पंजाब का आया हुआ बालक हो तो उसकी मदर टंग पंजाबी हो सकती है, हो सकता है उड़ीसा का आया हो तो उसकी उड़िया होगी, हो सकता है साउथ का हो तो तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई एक हो सकती है। तो कैसे ये पॉसिबल है कि विद्यालय की जो औपचारिक भाषा है, मान लीजिए विद्यालय में हिंदी में पढ़ाया जा रहा है तो पंजाबी वाला बालक नहीं समझ पाएगा, उड़िया वाला बालक नहीं समझ पाएगा, तमिल, तेलुगु, मलयालम वाला बालक नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए बोला यह जाता है कि बच्चे को उनकी मदर टंग में एटलीस्ट आप कम्युनिकेट करने का मौका दीजिए। आप एज ए टीचर, भले ये हो सकता है कि आप उनकी भाषा ना जानते हो, लेकिन जब उनको इंटरेक्शन करने के लिए अवसर मिले तो बच्चा कम से कम अपनी भाषा में इंटरेक्शन कर पाए, ताकि वो सहज महसूस करे, कंफर्टेबल महसूस करे। अगर बच्चा मान लीजिए हिंदी नहीं जान रहा है, वो केवल पंजाबी जान रहा है, तो आप उस पर प्रेशराइज करेंगे तो बच्चा डर जाएगा और वो अपनी भाषा में भी इंटरेक्शन नहीं करेगा और धीरे धीरे वो कक्षा में चुप रहने लगेगा, जिससे उसका जो अधिगम है वो पूरी तरीके से नेगेटिव तौर पर प्रभावित होने लगेगा। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे का जो भी मदर टंग है उसमें उसको एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए और धीरे धीरे विद्यालय की जो औपचारिक भाषा है उसे वो सीखेगा और अन्य बच्चों के लैंग्वेज के संपर्क में आने से अन्य भाषाओं को सीखेगा। ये होता है बहुभाषिकता। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए। पहला विकल्प दिया गया है, शिक्षकों को शिक्षार्थी की भाषा को नजरअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। यह विकल्प निगेटिव है। बच्चे की भाषा को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो मान लीजिए बच्चा केवल अपनी ही मदर टंग को जान रहा है और आप उसको जबरदस्ती बोल रहे हैं कि नहीं इसमें नहीं बोलना है, तो कैसे बच्चा इंटरेक्शन करेगा? वो तो दब्बू बन जाएगा ना कक्षा में। इस वजह से विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, घर की भाषा, मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए ना कि विद्यालय में, यह भी विकल्प निगेटिव है। एनसीएफ 2005 साफ शब्दों में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 साफ शब्दों में यह कहती है कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, और यह विकल्प इसका उल्टा बोला जा रहा है, इसलिए निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, भारत में एकल भाषी विद्यालय होनी चाहिए, शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश दिया जाना चाहिए, तो ये विकल्प निगेटिव है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? भारत में इतनी ज़्यादा बोलियां, इतनी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, क्या ये पॉसिबल है कि एक भाषी विद्यालय हो?
अगर ऐसा होगा तो अगर मान लीजिए किसी दूसरे राज्य से आया हुआ बालक है, तब तो उसको तो एडमिशन ही नहीं मिल पाएगा किसी दूसरे राज्य में, क्योंकि वो वहां की भाषा बोल ही नहीं पाएगा। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया ना, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब 3 विकल्प तो वैसे ही गलत हो गया, जाहिर सी बात है एक ही विकल्प बचा, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं। शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा यानी मातृभाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्त हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। यह विकल्प सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दें जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि। अब जोड़े में या फिर समूहों में बच्चे को एक्टिविटी क्यों कराई जाती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो हैं वो अगर ग्रुप में काम करते हैं तो वो और अच्छे तरीके से सीख पाते हैं एक दूसरे से इंटरेक्शन के माध्यम से। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण टर्म दिया था MKO। एम का मतलब मोर, के का मतलब नॉलेजेबल और ओ का मतलब अदर, यानी कि बच्चा किसी भी अन्य बच्चे से, चाहे वो उसका हम उम्र क्यों ना हो, उससे छोटा ही क्यों ना हो, उससे सीख सकता है अगर वो उससे थोड़ा भी ज़्यादा जानता है। जैसे कि देखिए, आप अगले बंदे से जब कुछ इंटरेक्शन करते हैं और किसी भी टॉपिक पर अगर आप नहीं जान रहे हैं लेकिन अगला बंदा जान रहा है, और वो आपसे एज में छोटा ही क्यों ना हो, आपके बराबर ही क्यों ना हो, आपसे बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिला, यानी आप उसे इंटरेक्शन के माध्यम से सीखे तो सही। तो यही टर्म दिया था उन्होंने, ले वाइगोत्स्की ने, MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अगले बंदे की उम्र कुछ भी हो सकती है, अगर वो हमसे कुछ ज़्यादा जान रहा है तो हम उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। यही फायदा होता है ग्रुप में बातचीत करने का, जो कि ले वाइगोत्स्की ने बताया था। अब देखिए, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है, जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वो अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। काम जल्दी से समाप्त हो इसके लिए ग्रुप में काम नहीं कराया जाता है, बल्कि इंटरेक्शन के माध्यम से बच्चे सीखते हैं इसलिए कराया जाता है। यह विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, इससे शिक्षा का कार्य कम होता है क्योंकि समूह अवलोकन में तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। शिक्षा का काम कम हो रहा है या फिर अधिक हो रहा है, ये तो बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षक का काम बढ़ेगा या घटेगा उससे कोई मतलब नहीं है। हम इस बात पर फोकस करेंगे कि किस प्रकार से बच्चा अच्छे तरीके से सीख पा रहा है, चाहे इसके लिए टीचर को ज्यादा ही मेहनत क्यों ना करना पड़े। और बच्चे जब ग्रुप में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन के माध्यम से ज्यादा सीखते हैं। तो यहां पर टीचर का काम कम हो रहा है या फिर अधिक हो रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं होता है। यह विकल्प निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, यह उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पर भी नंबर प्राप्त करने, अधिक नंबर, ज्यादा नंबर पाने की बात करें, वो हमेशा निगेटिव होगा, कभी भी वो विकल्प आपका उत्तर हो ही नहीं सकता। अब 3 विकल्प तो गलत हो गए, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। यही मैं आपको बता रहा था, MKO, यानी कि दूसरा बच्चा जो ज्यादा जान रहा है वो दूसरे बच्चे के लिए MKO साबित होगा, मोर नॉलेजेबल अदर साबित होगा, और दूसरा बच्चा इससे सीख सकता है। ऑप्शन नंबर 3 ले वाइगोत्स्की के अनुसार बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपका कमेंट मुझे प्रोत्साहित करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी के साथ प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।